Hello student, this is Swati Sharma and I welcome you all to my YouTube channel Scientification. Today I'm going to start our first chapter of class 10th, that is chemical reaction and equation. So let's so these are the topics which we have to cover in this chapter. First one is chemical reaction, then chemical equation, then writing chemical equation, balancing, types of reaction, in which we have to cover 4 reactions: combination, decomposition, displacement and double displacement reaction. Then exothermic and endothermic reaction, redox reaction, in which oxidation and reduction, corrosion and its prevention, and rancidity and its prevention. Okay, so our first topic is the chemical reaction, है ना? So what is chemical reaction? ठीक, so a chemical reaction is a process where one or more substance reactant rearrange their atomic structure to transform into the with new substance with different properties. ओके, सो यहाँ हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की. तो केमिकल रिएक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वन और मोर रिएक्टेंट, वन और मोर सब्सटेंस, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर ए और बी, ठीक है, एक से ज्यादा सब्सटेंस, जिसे कि हमने क्या कहा? रिएक्टेंट कहा. जिसे कि हमने क्या कहा? रिएक्टेंट कहा. उसे क्या कर दिया जाता है? रीअरेंज कर दिया जाता है ना, तो ट्रांसफॉर्म इनटू द न्यू सब्सटेंस, जिससे एक नया सब्सटेंस बन के आ जाए, जिसे हमने क्या कहा यहाँ पर डेफिनेशन में? प्रोडक्ट कहा. ठीक है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होने वाली है. ठीक है, तो जहां बात करें हमने जो रिएक्शन में लिया है, वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, डेट इज कॉल्ड रिएक्टेंट. एंड वो सब्सटेंस जो आफ्टर द रिएक्शन फॉर्म होने वाले हैं, डेट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, रिएक्टेंट की, तो आप क्या लिख सकते हैं? अ रिएक्टेंट इज अ सब्सटेंस, reactant is a substance, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा. substance that take part in and undergoes change during chemical reaction. ठीक है, ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट एक वो पार्ट है ना, जो आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और चेंज हो जाता है. कब? केमिकल रिएक्शन के टाइम पे. वहीं अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट, एक डेफिनेशन हम प्रोडक्ट की लिख लेते हैं. प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट आर द, लिखिए, प्रोडक्ट आर द न्यू substance Products are the new substances formed as a result of that reaction, located on right side. ठीक है, so reactant क्या होता है? reactant the substance that take part and undergo change during the chemical reaction, है ना, वो हमारा वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे. लेकिन प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट वो पार्ट है जो एक नया सब्सटेंस जब फॉर्म हुआ है ना, तो प्रोडक्ट आर द न्यू सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ दैट रिएक्शन. ठीक है, रिएक्शन होने के बाद जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है, तो देखिए, जैसी रिएक्शन स्टार्ट होगी, जो आपका रिएक्टेंट पार्ट है, वो क्या होगा? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. और जो आपका प्रोडक्ट पार्ट है, वो क्या होगा? वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना. तो रिएक्टेंट पार्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम इसे डिनोट करते हैं नेगेटिव से. एंड प्रोडक्ट पार्ट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए उसे हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव से. रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखिएगा, है ना. एंड प्रोडक्ट हमेशा कौन सा साइड लिखेंगे? हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे. ठीक है,
आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स को। तो इसका एग्जांपल में हमने यहाँ पर एक एग्जांपल पेश किया हुआ है, दैट मीथेन CH3, CH3 इज मीथेन, मीथेन इज नेचुरल गैस, ठीक है। व्हेन सॉरी CH4 है ना, when CH4 that is methane है ना combines with oxygen, it gives carbon dioxide and water molecule, it gives what, carbon dioxide and water molecule, ठीक है। then come to the activity। अच्छा, इस चैप्टर में जो भी एनसीईआरटी में एक्टिविटीज आपकी गिवन है वो सब भी हम साथ के साथ कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1.1, ठीक है। इसमें आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में आप ये देख सकते हैं, ये टोंग है ना। टोंग की हेल्प से हमने मैग्नीशियम के रिबन को पकड़ा हुआ है ना। दूसरे एंड पे हमने देखा कि एक बर्नल दिख रहा है हमें, बर्नल, ठीक है। और इसके बाद से नीचे ये वॉच ग्लास है, ठीक है, जिसके अंदर जब हम मैग्नीशियम की रिबन को बर्न करें तो उसकी ऐश जो है वो इसके अंदर कलेक्ट हो रही है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें इसकी ऐश कलेक्ट हो रही है, ठीक। तो इस एक्टिविटी में हम देखते हैं क्या हुआ। मैग्नीशियम की रिबन है, उसको क्या किया हुआ है, उसको बर्न किया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप हीट करेंगे मैग्नीशियम को तो इट गिव्स MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या देगा, MgO देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। बैलेंसिंग कर लेते हैं, ये भी 2 मोल और ये 2 मोल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ली मैग्नीशियम की रिबन, और हमने क्या किया, ऑक्सीजन लिया, है ना। और जब हमने इन दोनों को कंबाइन कराया, इट गिव्स व्हाट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो पढ़ते हैं एक्टिविटी को। दिस एक्टिविटी नीड्स, ओके, क्लीन magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter long by rubbing it with sandpaper, है ना। सैंडपेपर लेके आप उसकी हेल्प से इसको आप रब करेंगे, ठीक है। रब करके ताकि जो उसके ऊपर लेयर है वो लेयर हट जाए। देन होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग लेके उसकी हेल्प से आप इसको होल्ड कीजिए, एंड देन बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और अ बर्नर, है ना। जो भी हो आपके पास, बर्नर या स्प्रिट लैम्प, उससे इसको बर्न करिए। अब इसकी एशेस को कलेक्ट करिए, ठीक है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कीप इट्स अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज, है ना। आप अपनी आंखों से इसको दूर रखें। और उसके बाद आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी, तो वो ये रहा, ये हमने जो रिएक्शन लिखी है, ठीक है। ये रिएक्शन इसी के लिए है, ठीक। तो आई होप एक्टिविटी नंबर 1.1 इज क्लियर। चलिए तो देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1.3। एक्टिविटी नंबर 1.3, इसमें देखिए आपको ये इजिली विजिबल होगा कि यहाँ पर क्या किया गया, एक कॉनिकल फ्लास्क ली गई है। इस कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर से कॉर्क लगाई गई है, एंड जो कॉर्क है, इस कॉर्क के ऊपर एक ट्यूब दिख रही है आपको, ठीक है। ये ट्यूब का यूज किया गया इसलिए ताकि कोई गैस अगर रिलीज हो रही है तो वो गैस इजिली इसमें से बाहर पास हो सके, सो डैट ज्यादा प्रेशर ना बने इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर क्या किया गया है, जिंक के ग्रैनुल्स डाले गए हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है। क्या किया गया है इसमें, तो देखते हैं, हम रिएक्शन देखते हैं क्या किया हुआ है। जिंक के ग्रैनुल्स डाले गए हैं प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है, ठीक है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, SULPHURIC, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। तो जब ये रिएक्शन होगी तो जिंक जो है वो इसको लेके बाहर हो जाएगा और फॉर्मेशन किसकी करेगा, जिंक सल्फेट की, है ना। किसकी फॉर्मेशन होगी, जिंक सल्फेट की, ठीक है। एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व आउट, हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलेगी। कौन सी गैस है ये, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी बाहर, ठीक है। ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन हम HCl के साथ भी कर सकते हैं। इसी जिंक को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, मैं नीचे रिएक्शन लिख रही हूँ, है ना। इसी Zn को, जिंक को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, देन इट गिव्स ZnCl2, इट गिव्स ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैसेस रिलीज आउट। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आएगा कि यहाँ पर तो ZnSO4 आ गया, लेकिन यहाँ ZnCl2 क्यों आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जिंक की वैलेंसी की, इसके लिए हमें जिंक की वैलेंसी देखनी पड़ेगी। जिंक जो है वो +2 देता है, ठीक है। इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन अपने रिमूव करा देता है। लेकिन अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, सो डैट वो अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो इसीलिए क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा,
है ना। तो इसलिए इसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर सकता है, इसीलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, तो Zn का +2 एंड क्लोरीन का -1 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो इट गिव्स ZnCl2। यही कारण है कि यहाँ पर जो कंपाउंड बन के आया वो क्या बन के आया, आपका ZnCl2 बन के आया। ठीक है, वैसे अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में बात करें, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट उठा लेते हैं, तो जिंक क्या होता है, जिंक अगेन +2 होता है और SO4 जो होता है वो 2 नेगेटिव होता है ना। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से और फॉर्मेशन होगी ZnSO4 की। यही कारण है कि यहाँ पर जिंक सल्फेट मिला हमें, लेकिन यहाँ पर हमें जिंक क्लोराइड मिला। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक्टिविटी। टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, एड अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। ठीक है, इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन होगी वो हमें देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इजीली क्लियर है कि दो दो रिएक्शन होनी है ना। ये रिएक्शन आप लर्न कर लीजिएगा, ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम्स में एज इट इज पूछी जाती है। ठीक है, नाउ बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली बात करते हैं हम एवोल्यूशन ऑफ गैसेस की, है ना, कि ऐसी रिएक्शंस जहां पर गैसेस का इवोल्यूशन हो रहा हो। अभी अभी हम इससे पहले वाली स्लाइड में एक रिएक्शन पढ़ के आए हैं, जिंक की विद सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक विद HCl। उन दोनों ही रिएक्शन में हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इट मीन्स व्हाट, ये रिएक्शन इज दिस रिएक्शन इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक जो है, जिंक की रिएक्शन किससे कराई है, H2SO4 से कराई है। इट गिव्स ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व आउट, है ना। हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, इवॉल्व हो गई बाहर। ठीक है, आपने देखा जिंक सॉलिड लिया हुआ है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इट मीन्स एक्वस होगा वो, है ना। तो यहाँ से एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट बन के आया है। एंड आप क्या देख सकते हो कि हाइड्रोजन की गैस इवॉल्व हुई है, H2 गैस इवॉल्व हुई है। ये रिएक्शन यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज द चेंज इन कलर। वो रिएक्शन जिसमें कलर का चेंज हो। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, आपके एनसीईआरटी में ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, Fe दैट इज फेरस। फेरस को जब कॉपर सल्फेट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, देन इट गिव्स फेरस सल्फेट, इट गिव्स व्हाट, FeSO4 प्लस कॉपर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज ब्लू कलर सॉल्यूशन, है ना। लेकिन आफ्टर द रिएक्शन वी फाउंड दैट द सॉल्यूशन बिकम ग्रीन, सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिएक्शन की वजह से कलर को हम चेंज देख पाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब एक्चुअल में देखिए क्या होता है ना, कि आप कैसे देख के बता पाएंगे कि आपकी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रही है। ठीक है, कैसे देख के आप बता पाएंगे आपकी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, तो इसी को हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन में। इसी पार्ट को हम किस में पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ते हैं, है ना। इसमें कुछ पॉइंट्स है, डेट इज पहला पॉइंट क्या है, अगर कोई रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस अगर हो रहा हो, है ना, या फिर चेंज इन कलर हो रहा हो, चेंज इन कलर हो, ठीक है, या फिर चेंज इन स्टेट हो, चेंज इन स्टेट हो, है ना, और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हो, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हो, या फिर चेंज इन टेम्परेचर हो, चेंज इन टेम्परेचर हो। इन पांचों में से अगर कुछ भी हो रहा है, इट मीन्स केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जिसमें से हमने फर्स्ट और सेकंड टॉपिक यहाँ पर पढ़ा, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन कलर। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस में अगर हम बात करें रिएक्शन की, तो पहली रिएक्शन हम ये देखते हैं, पहली रिएक्शन हम देख लेते हैं, कौन सी, अमोनिया वाली। ठीक है, NH3 जो कि क्या है, आपका एक गैस है। ठीक है, अगर आप उसको HCl से रिएक्ट कराओगे विच इज ऑल्सो अ गैस, देन इट गिव्स NH4Cl। ठीक है, NH4Cl
that is ammonium chloride, AMMONIUM, ammonium chloride, ठीक है, which is solid in nature। ठीक है, तो जब आप देखेंगे आपने क्या लिया, आपने गैस लिया है अमोनिया का और आपने HCl की भी गैस लिया है, बट when they react they form NH4Cl which is solid, है ना। उसने क्या फॉर्म किया आफ्टर द रिएक्शन, NH4Cl that is अमोनियम क्लोराइड, जो कि क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। द कंबशन रिएक्शन ऑफ द कैंडल वैक्स is categorized by change in the substance, change in a state from solid to liquid and gas, है ना। वैक्स में जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि सॉलिड से लिक्विड एंड देन गैस में कन्वर्जन हो रहा है, तो यहाँ पर स्टेट्स की कन्वर्जन देखी गई है, इसलिए इसको भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, बर्निंग ऑफ वैक्स। देन बिकॉज द वैक्स इज सॉलिड, है ना, वाटर फॉर्म बाय द combustion of the wax is in liquid at room temperature, whereas carbon dioxide produced by the combustion of wax is a gas, है ना। there are the some chemical reaction which can show more than one characteristics, है ना। इसके अलावा आप रिएक्शन ऊपर वाली भी देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। Next reaction is the change in temperature. The chemical reaction between the quicklime and to form a slakelime, ठीक है, is characterized by the change in temperature which is a rise in temperature। ठीक है, तो इसमें देखते हैं the chemical reaction between the zinc granules will dilute sulfuric acid also। ठीक है, अभी हमने एक रिएक्शन पढ़ी, कौन सी, जिंक ग्रैनुल वाली। कौन सी रिएक्शन पढ़ी, जिंक ग्रैनुल वाली, जिसमें जिंक को हमने रिएक्ट करवाया था किससे, H2SO4, then it gives what, it gives zinc sulfate plus हाइड्रोजन। आई थिंक अब तक तो ये रिएक्शन आप लोगों को रट चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जिंक की रिएक्शन कराई सल्फ्यूरिक एसिड से, देन इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल होगा आपका चेंज इन टेम्परेचर का। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है क्विकलाइम एंड स्लेकलाइम का, तो वो देख लेते हैं। क्विकलाइम मीन्स व्हाट, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, व्हेन इट्स रिएक्ट विद वाटर इट गिव्स CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेम क्या है, स्लेक लाइम। क्या नाम है इसका, स्लेक लाइम। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में भी क्या होता है, हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व होती है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, इसलिए ये भी एग्जांपल आपका किसका हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद लास्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी ऐसी रिएक्शन जहां पर पीपीटी बन रही है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सल्फ्यूरिक एसिड एंड द बेरियम क्लोराइड, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपका बेरियम क्लोराइड है। जब इसके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होगा, ये बेरियम जो है +2 का बेरियम, ये -2 के सल्फेट को उठा के बेरियम सल्फेट बना लेता है, और ये हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके HCl की फॉर्मेशन बना कर लेता है। ठीक है, तो अब जो ये पीपीटी बनती है बेरियम सल्फेट की, ये व्हाइट कलर की पीपीटी बनती है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स मैं यहाँ बोल रही हूँ, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट कलर की पीपीटी बनना, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि बेरियम सल्फेट की पीपीटी बनती है तो किस तरीके की बनती है, या फिर आपके ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है, इफ द BaCl2 is react with sulfuric acid, which product it form, है ना, एंड व्हाट आर द कलर ऑफ द प्रोडक्ट, ऐसे करके क्वेश्चन आपके ऊपर आ सकता है। ठीक है, ठीक, देन नेक्स्ट टॉपिक इज द केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन की बात करें तो केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि आपके रिप्रेजेंटेशन, जो भी आपने रिएक्शन लिखी है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देना, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया जिंक रिएक्ट विद, फिर से सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, मैं जानबूझ के रिएक्शन बार बार लिख रही हूँ ताकि ये याद हो जाए आपको। सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, इट गिव्स जिंक सल्फेट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस।
ठीक है, अब इसी को मैं अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगी, सिंबॉलिक या फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूंगी, दैट इज Zn प्लस H2SO4 गिव राइज टू ZnSO4 प्लस H2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही आपकी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। मतलब जो भी रिएक्शन है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, जैसे कोई A प्लस टी कंबाइन हो रहा है तो कोई C प्लस टी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसमें इन दिस इक्वेशन A एंड B आर रिएक्टेंट, हम अभी पढ़ चुके हैं कि A और B क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो क्या होता है, आपका रिएक्टेंट होता है, वेयर एज C एंड D है ना, जो विच आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद इस एरो की बात करें तो ये एरो क्या शो करता है, ये शो करता है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि आपकी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, उसको आपको ये आपका ये एरो शो करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, व्हेन द हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। जब भी हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने वाला है, इट गिव्स वाटर। ठीक है, वो वाटर देगा, है ना। तो ठीक है, हाइड्रोजन लिया है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, इस तरीके से लिख दिया, हाइड्रोजन reacts with water oxygen it gives water, है ना। इसी को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, है ना, H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O, है ना। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी बैलेंसिंग। तो ये क्या है, ये तरीका है कि किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे इजी डेफिनेशन आप लिख सकते हो यही, कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइटिंग केमिकल इक्वेशन। अब आप केमिकल इक्वेशन किस किस तरीके से लिखते हैं, कुछ रूल्स होते हैं इसके, है ना, जो कि हमें पढ़ने हैं। पहला, इन अ केमिकल रिएक्शन the reactant are written on the left hand side whereas the product are written on the right hand side। सबसे पहली स्लाइड में ही मैंने पढ़ा दिया था ये आपको, कि जो भी रिएक्टेंट होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा और जो प्रोडक्ट होगा वो आपका राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा। इट मीन्स जो भी रिएक्टेंट होगा वो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा एंड जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो आपका राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा। ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गया आपका, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दे रहा है एन एरो pointed towards the product is inserted between the reactant and product। अब वो देखो, ये एरो दिख रहा है आपको, ये प्रोडक्ट की तरफ पॉइंटेड है ना, और इंसर्ट किसके बीच में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में इंसर्ट है ना। तो यहाँ पे यही लिखा है कि ये जो एरो है जो वो प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करता है और इंसर्ट कहाँ रहता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, है ना। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और यही है जो ये रिएक्शन की डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसमें से अगर हम जो हमने एरो पढ़ा उसमें से अगर एरो सिंगल है तो वो सिंगल एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन प्रोसीड, है ना। सिंगल एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि किस साइड आपकी रिएक्शन जा रही है। लेकिन अगर एरो आपका डबल है, डबल यहाँ मैं बना देती हूँ, डबल एरो इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर रिएक्शन अगर डबल एरो है विच, तो इट इंडिकेट्स व्हाट, रिवर्सिबल रिएक्शन। इट इंडिकेट्स व्हाट, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना एंड द प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट बन गया, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। द प्रोडक्ट रिकम्बाइंस टू फॉर्म रिएक्टेंट, लिखा भी है, प्रोडक्ट दोबारा से कंबाइन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर रिएक्टेंट कंबाइन होगा फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, अ प्लस साइन इज इंसर्टेड बिटवीन द टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो, ये दो रिएक्टेंट मैंने लिखे, दोनों के बीच में मैंने क्या करा है, एक प्लस साइन डाला है। ऐसी प्रोडक्ट लिखे, उसके बीच में कितने भी प्रोडक्ट कितने भी रिएक्टेंट में लिखूंगी तो उसके बीच में मुझे एक प्लस साइन इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इफ रिएक्शन आर कैरिड आउट अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, अगर रिएक्शन किसी स्पेसिफिक कंडीशन में हो, जैसे टेम्परेचर में हो, प्रेशर में हो, कैटलिस्ट में हो, है ना। टेम्परेचर के लिए हम यूज कर लेते हैं हीट के सिंबल का, प्रेशर के लिए हम ATM का यूज कर लेते हैं, है ना। अब कैटलिस्ट में आप कैटलिस्ट का जैसे निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, है ना, ये कुछ कैटलिस्ट हैं, और भी कैटलिस्ट होते हैं, तो इन कैटलिस्ट का यूज कर लेना। देन द कंडीशन आर मेंशन ऑन द एरो, है ना। अगर आप इसमें से कुछ भी यूज कर रहे हैं तो जो आपने एरो बनाया ना, ये जो एरो है ना, इस एरो के ऊपर आपको उसको मेंशन करना होगा, है ना। इस एरो के ऊपर ये जो भी रिएक्टेंट का पार्ट है इसके एरो के ऊपर, जैसे अगर आप हीट कर रहे हैं रिएक्शन को तो आप हीट यहाँ पर मेंशन करेंगे, या आप अगर कैटेलाइज कर रहे हैं रिएक्शन को तो आप यहाँ पर रिएक्शन के कैटलिस्ट को भी मेंशन करेंगे। ठीक है, तो जो भी कैटलिस्ट मेंशन होने हैं, जो भी रिएक्शन की स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन होनी है वो इस एरो के ऊपर होती है। ठीक है, इसके बाद द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड
मोर इन्फॉर्मेटिव बाय मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट। अच्छा, अगर मैं इसी पे फिजिकल स्टेट को मेंशन कर दूं तो वो रिएक्शन मेरी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी। अब फिजिकल स्टेट का मतलब क्या बोल रहा है, जैसे हमने जिंक लिखा था तो ब्रैकेट में यहाँ सॉलिड लिख दिया, प्लस यहाँ पर लिखा था अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया एक्वस, है ना, देन इट गिव्स जिंक सल्फेट, अब ये भी एक्वस आया था, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या कर दिया हमने हमने रिएक्शन की स्टेट को स्पेसिफाई कर दिया, है ना। रिएक्शन में जो जो हमने चीजें ली हैं उनकी स्टेट को हमने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि अगर गैस लिबरेट आउट होती है, अगर गैस लिबरेट आउट होती है तो हम एरो लगाएंगे अपवर्ड, है ना, अपवर्ड एरो, जैसे गैस ही तो थी, गैस लिबरेट आउट हुई तो हमने एरो क्या लगाया, अपवर्ड लगाया। लेकिन अगर कहीं पीपीटी बन रही है तो हम एरो कौन सी लगाएंगे, डाउनवर्ड लगाएंगे, नीचे की साइड लगाएंगे, कुछ जम गया है नीचे, ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं बैलेंसिंग की, है ना। तो बैलेंसिंग की बात करें तो बैलेंसिंग में रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यू स्टडी इन द क्लास 9th, है ना। द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। मास जो है वो ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट of the reaction, है ना, has to be equal to the total mass of the reactant present in the reactant, ठीक है। in other word we can say that the number of atom of each element remains the same before and after the reaction, है ना। चाहे रिएक्शन के पहले की बात हो चाहे रिएक्शन के बाद की बात हो, नंबर ऑफ एटम सेम होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर फिर से जिंक का अगर यहाँ पर एक जिंक है तो इधर साइड आप प्रोडक्ट के साइड भी देखेंगे तो जिंक एक ही है, यहाँ पर सल्फर एक है तो यहाँ भी सल्फर एक ही है, ऑक्सीजन इज 4 तो ऑक्सीजन ऑल्सो ये 4, ठीक है, और हाइड्रोजन 2 तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही है, ठीक है। तो ये क्या है आपके, इट मीन्स क्या कि बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन नंबर ऑफ एटम जो है वो सेम होने चाहिए, है ना। बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन नंबर ऑफ एटम जो है वो क्या होने चाहिए, हमारे सेम होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बैलेंसिंग, हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, आपको ये एक एनसीईआरटी की कटिंग है जो लिया मैंने, है ना। ये वही रिएक्शन है, फिर से वही जिंक वाली, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, ये वही रिएक्शन है। तो आप देख सकते हो इस साइड भी जिंक एक ही है और इस साइड भी जिंक एक ही है, ये तो करेक्ट है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। सल्फर की बात करें तो सल्फर एक है यहाँ पर, है ना, और इधर भी सल्फर कितना है, एक है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, इट मीन्स ये रिएक्शन जो है ये तो बैलेंस रिएक्शन है ना। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं, एक ये रिएक्शन देख लेते हैं, है ना, एक ये रिएक्शन देख लेते हैं। तो अगेन हम टेबल बना लेते हैं इसके लिए भी, है ना। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, है ना, ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। आप इसी तरीके से टेबल बना के इस रिएक्शन को करेंगे बोर्ड्स में, बोर्ड एग्जाम्स में जब भी आपकी रिएक्शन आएगी तो आप इसी तरीके से टेबल बनाएंगे। मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है टेबल, एडजस्ट कर लेना, है ना। तो यहाँ आ जाएगा आपका एलिमेंट, यहाँ आ जाएगा आपका रिएक्टेंट और यहाँ आ जाएगा आपका प्रोडक्ट, यहाँ आ जाएगा आपका क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। तो एलिमेंट में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट है, Fe है, H है, O है ना। Fe है, H है, O है, और कुछ तो नहीं है, नहीं और कुछ नहीं, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में Fe कितना है, 1, प्रोडक्ट साइड में कितना है, 3, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2, एंड प्रोडक्ट साइड में कितना है, प्रोडक्ट साइड में भी 2। ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट साइड में हमारा कितना है, 1, एंड प्रोडक्ट साइड में कितना दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है, 4, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में कितना, ठीक है। तो अगर हम देखें इस केमिकल रिएक्शन में तो हम देख सकते हैं Fe जो है वो बैलेंस नहीं है। सबसे पहले तो हम Fe को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में 3 है तो रिएक्टेंट साइड में भी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो Fe है वो बैलेंस हो गया, Fe जो है वो बैलेंस हो गया, ठीक है। Fe बैलेंस हो गया। अब हम बैलेंस करते हैं अपने ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 4 है, रिएक्टेंट साइड में अब हमें ऑक्सीजन अगर 4 करना है तो हम ऑक्सीजन के आगे तो 4 नहीं लगा सकते क्योंकि ऑक्सीजन तो एक मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ, है ना, मॉलिक्यूल बना रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमें पूरे कंपाउंड के ऊपर 4 लिखना पड़ेगा, तो पूरे कंपाउंड के ऊपर 4 लिखेंगे तब जाके हमारा ऑक्सीजन जो है 4 होगा। लेकिन ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8, है ना।
तो हाइड्रोजन 8 हो गया, लेकिन इस साइड तो हाइड्रोजन 2 है, तो इस साइड हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो जब हम इस साइड 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस हाइड्रोजन को, तो ये कितने, ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। Fe है हमारा, और हमारा क्या है, H2O है ना। इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का चेंजिंग के लिए। ठीक है, चेंजेस जो जो आए हैं उसके लिए हम कलर चेंज करते हैं। कलर हमने क्या, येलो कलर ले लिया हमने, येलो कलर से हम चेंज को डिनोट करेंगे। ठीक है, अगेन हमने क्या किया, हमने एक टेबल बनाई, ये हमारा एलिमेंट है, ये हमारा रिएक्टेंट है, और ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, पहले जो अभी जो है उसको हम रेड से लिख लेते हैं। अभी क्या है, Fe है और H है एंड O है। इसकी नंबरिंग क्या है, 1, इधर 3, हाइड्रोजन इज 2 दोनों साइड, एंड ऑक्सीजन हेयर 1 एंड हेयर 4। ठीक है, अब हम येलो कलर ले लेते हैं एडिटिंग के लिए अपनी, जो हमारी चेंजेस होने हैं इसमें। ठीक है, तो बात करते हैं आयरन की। तो आयरन क्या है, प्रोडक्ट साइड में तो Fe3 है, रिएक्टेंट साइड में भी हमें 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस साइड रिएक्टेंट साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स मुझे क्या करना है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरा क्या हो जाएगा, दोनों साइड 3 आ गया, दिख रहा है आपको, दोनों साइड 3 आ गया। इट मीन्स ये दोनों बैलेंस हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो फिर आ जाते हैं हम ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन देखें तो इस साइड कितना है, 1 है, रिएक्टेंट साइड 1 दिख रहा है एंड प्रोडक्ट साइड 4 दिख रहा है। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड 1 है तो रिएक्टेंट साइड 4 कर देते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि ऑक्सीजन जो है वो अकेला तो है नहीं, हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड है वो, है ना। तो मुझे तो पूरे पे ही 4 लगाना पड़ेगा, मैं बीच में नहीं लगा सकती। तो मैं पूरे पे 4 लगाऊंगी, तो मेरा ये तो है कि मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गया, है ना। लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन 2 ही है, तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस साइड जो हाइड्रोजन है इसमें हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि हमारी सारी बैलेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हमारे सारे एलिमेंट जो है वो बैलेंस्ड है। ठीक, तो इसी तरीके से नंबर ऑफ बैलेंसिंग्स आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी जितनी बैलेंसिंग मैं करा पाऊँ यहाँ पर, उतनी बैलेंसिंग मैं यहाँ कंप्लीट कराऊंगी। और ये 3 मार्क का क्वेश्चन हर साल इसमें बोर्ड्स में बनता है, 3 मार्क का क्वेश्चन हर साल है बैलेंसिंग से, है ना। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और बाकी के टॉपिक्स अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर।